हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण वशिष्ठ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज्ञानीगर। आज वैदिक संस्कृति जो कि एंशंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, उसके अंदर आता है वैदिक संस्कृति। यहाँ मैंने वैदिक संस्कृति के प्लेलिस्ट में जाकर देखिए 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अब ये जो वैदिक संस्कृति का मैं पार्ट 3 अपलोड कर रहा हूँ, इससे पहले 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, वो जरूर देखिए और फिर आप पार्ट 3 देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। और जो नए व्यूअर्स हैं वो प्लेलिस्ट चेक कीजिए और इंडियन पॉलिटी और बायोलॉजी की भी वीडियो मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। और जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए बार बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं ये। तो चरक संहिता, चरक संहिता क्या एक पुस्तक है। चरक संहिता एक पुस्तक है जिसका विषय क्या है, चिकित्सा। चरक संहिता क्या है? चरक संहिता एक पुस्तक है जो किस विषय से संबंधित है, तो चिकित्सा विषय से संबंधित पुस्तक है चरक संहिता। यज्ञ संबंधी विधि विधान, जो यज्ञ होता है उससे संबंधित जो विधि विधान का वर्णन किया गया है वो किया गया है यजुर्वेद में। जो यज्ञ होते हैं यज्ञ से संबंधित जो विधि विधान का वर्णन कहाँ किया गया है, यजुर्वेद में। और जो चरक संहिता है वो एक पुस्तक है जिसका विषय किससे संबंधित है, चिकित्सा से। वैदिक युग में जो हम कहते हैं सभा, एक वैदिक युग में एक शब्द आया सभा। वैदिक युग में एक शब्द का वर्णन किया गया है जो जो क्या है, सभा है। तो ये जो वैदिक युग में जो शब्द सभा है इसका आशय क्या था, तो मंत्री परिषद। क्या था? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद जो वर्तमान में मंत्री परिषद है उसको वैदिक युग में क्या कहा जाता था, मंत्री परिषद को सभा के नाम से इंगित किया जाता था। मंत्री परिषद को सभा कहते थे वैदिक युग में। वैदिक युग में कैसी शासन प्रणाली थी, जो शासन होता था उसको वो प्रणाली कैसी थी, गणतंत्र थी। कैसी थी? गणतंत्र शासन प्रणाली थी वैदिक युग में। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, ये 6 भारतीय दर्शन हैं। कितने दर्शन हैं, कितने भारतीय दर्शन हैं? 6 भारतीय दर्शन हैं। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। दोबारा सुनिए, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, ये 6 भारतीय दर्शन हैं जिनकी अभिव्यक्ति कहाँ की गई है, जिनका वर्ण या जिनकी अभिव्यक्ति कहाँ की गई है, तो वैदिक युग में की गई है। वैदिक युग में बताए गए हैं 6 भारतीय दर्शन। 6 भारतीय दर्शन है, सांख्य, न्याय, योग, वैशेषिक और मीमांसा, वेदांत। ये 6 भारतीय दर्शन है जिनकी अभिव्यक्ति की गई है वैदिक युग में। और वैदिक युग में शासन प्रणाली कैसी थी, तो गणतंत्र थी। और वैदिक युग में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था, जो हम वर्तमान में मंत्री परिषद शब्द यूज करते हैं उसको वैदिक युग में क्या कहा जाता था, तो सभा कहा जाता था। और जितने भी यज्ञ से संबंधित विधि विधान है उसका वर्णन कहाँ किया गया है, यजुर्वेद में। और चरक संहिता एक पुस्तक है, इसका विषय किससे संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है। और ये पार्ट 3 है वैदिक संस्कृति का। इसके 2 पार्ट मैं पहले से ही अपलोड कर चुका हूँ, वो देखेंगे और फिर पार्ट 3 देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा और आपका वैदिक संस्कृति में एक पकड़ हो जाएगी, जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई एग्जाम में जाते हुए आपको कॉन्फिडेंस महसूस होगा। आर्यों की जो दस्तकारी होती है, दस्तकारी आर्यों के द्वारा कौन कौन सी दस्तकारी व्यवहार में लाई गई, तो जो आर्य थे उनके द्वारा व्यवहार में कौन कौन सी दस्तकारी प्रयोग की गई, तो मृदभांड, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पोट्री, मिट्टी के बर्तन शायद, तो मृदभांड, पोट्री। आभूषण लाया गया, तो एक तो मिट्टी के बर्तन मृदभांड जिसे हम कहते हैं, पोट्री, तो ये व्यवहार में लाया गया। आर्यों द्वारा दस्तकारी व्यवहार में लाई गई, मृदभांड, पोट्री। आभूषण मतलब ऑर्नामेंट्स, इंग्लिश बड़ीगिरी कारपेंटर, उसको ये सब कहते हैं काष्ठकारिता, काष्ठ में होता है लकड़ी, तो बड़ीगिरी काष्ठकारिता, मृदभांड, पोट्री, आभूषण, ऑर्नामेंट्स, ये 3 चीजें, ये 3 दस्तकारी आर्यों द्वारा व्यवहार में लाई गई। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेदिक। ऋग्वेदिक में
कौन कौन सी नदियाँ उल्लेख की गई हैं? पूबा और क्रमु। अभी इनका वर्ण आया तो मैंने ये नदियाँ उल्लेख बता दी कि ये शब्द, ये जो नदियाँ हैं ये ऋग्वेद में इंगित की गई हैं, इन नदियों का वर्ण किया गया है ऋग्वेद में। लेकिन ये नहीं सोचा कि ये 2 ही नदियाँ हैं बस जिनका उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जा रहे हैं वैसे वैसे बताता जा रहा हूँ। पार्ट 2 में मैंने और नदियों का वर्ण भी किया है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसी हमारे पार्ट 1 पार्ट 2 अवश्य देखें। तो ऋग्वेद में ये 2 नदियाँ हैं जिनका उल्लेख किया गया है, और भी नदियाँ हैं लेकिन अभी इसका हम वर्ण करें तो ये पूबा और क्रमु। पूबा और क्रमु ये 2 नदियों का उल्लेख है ऋग्वेद में। अब ये पूबा और क्रमु जो 2 नदियां हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ये आर्यों के संबंध का सूचक है। मतलब यहाँ पे आर्यों से संबंधित हैं, ये आर्यों के संबंध, इनसे संबंध था आर्यों का, पूबा क्रमु, है ना, जो कि शायद अफगानिस्तान में पड़ता है, ये अफगानिस्तान में। तो आर्यों के संबंध का सूचक है पूबा क्रमु। और ये 2 नदियां, 2 क्वेश्चन बन जाते हैं कि ऐसे पूछ लेगा कि किन किन नदियों का आर्यों से संबंधित थी, तो पूबा और क्रमु। और ये 2 कौन कौन सी नदियां ऋग्वेद में उल्लेखित हैं, तो पूबा क्रमु। अथर्ववेद, अथर्ववेद में क्या है, ये 4 वेद मैंने बताए थे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 में बहुत वर्णन कर चुका हूँ। तो सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। तो अथर्ववेद में क्या आता है, जादुई माया और वशीकरण, ये टोने टोट के ये सब जादुई माया और वशीकरण का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। जादुई माया, ब्लैक मैजिक और वशीकरण। आर्यों का श्रेष्ठ वंश को, आर्यों का, आर्य जो शब्द है, जो आर्य शब्द है ये किस को इंगित करता है, तो श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। वैसे आर्य का मतलब ही होता है नोबल, नोबल मतलब श्रेष्ठ। तो आर्य शब्द किसको इंगित कर रहा है, श्रेष्ठ वंश को कर रहा है। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी क्या है, प्राचीनतम व्याकरण है। अष्टाध्यायी क्या है, एक प्राचीनतम व्याकरण है जिसके रचनाकार कौन थे, पाणिनि थे। कौन थे, जिसके रचनाकार पाणिनि थे। तो अष्टाध्यायी क्या हुआ, एक प्राचीनतम व्याकरण हुआ जिसके रचनाकार कौन है, पाणिनि है। ऋग्वेद में एक शब्द उल्लेखित है जिसका जो क्या है, अघन्य है। क्या है, अघन्य। ये अघन्य शब्द जो है ये कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है, जिसका अर्थ क्या बताया गया है, जिसका अर्थ बताया गया है बद योग्य नहीं। अघन्य का मतलब होता है बद के योग्य जो ना हो, बद योग्य नहीं, ये अघन्य का अर्थ होता है। और अघन्य शब्द कहाँ मिलता है हमें, ऋग्वेद में, जिसका अर्थ है बद योग्य नहीं। अब ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो गाय के लिए प्रयोग किया गया है कि गाय जो है वो बद के योग्य नहीं है, गाय को अघन्य बताया गया है ऋग्वेद में। मनुस्मृति, मनुस्मृति में क्या बताया गया है, मनुस्मृति किससे संबंधित है, तो समाज व्यवस्था से संबंधित है। मनुस्मृति है समाज व्यवस्था से संबंधित है, मनुस्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित है। गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र जो कि मैंने बता चुका हूँ, पहले पार्ट में बताया मैंने, लेकिन अभी जो इसमें बता रहा हूँ वो सिर्फ वही बताऊंगा। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। किसने की थी, विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र जी ने की थी। अवेस्ता और ऋग्वेद, जैसे ऋग्वेद हमारा एक वेद है, ऐसी एक अवेस्ता भी है। ऋग्वेद और अवेस्ता में समानता है, सिमिलैरिटी है, समानता है दोनों में। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। और ये अवेस्ता जो है ये ईरान क्षेत्र से संबंधित है। अवेस्ता ईरान क्षेत्र से संबंधित है और अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अगला क्वेश्चन है, आर्यों की क्या क्या विशेषता है, लाक्षणिक विशेषता क्या क्या रही आर्यों की, तो अश्व से परिचित थे, अश्व मतलब घोड़ा। रथ से परिचित थे, घोड़े से परिचित थे, अश्व से परिचित थे, रथ से परिचित थे। कांस्य, कांस्य से परिचित थे, गौ से परिचित थे, ताम्र से परिचित थे, आधुनिक हल फाल से परिचित थे। तो रथ से परिचित थे, गाय से परिचित थे,
घोड़े से परिचित थे, आधुनिक हल जो होते हैं उससे परिचित थे, ताम्र से परिचित थे, कांस्य से परिचित थे। अब ये इन सबसे परिचित थे, लेकिन ये जो गौ शब्द है और गौ को क्या बताया गया है ऋग्वेद में, जो कि क्या हुआ करता था, संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण, संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण, मतलब इसको संपत्ति बताया गया है गौ को। जिसके बाद गौ हुआ करती थी उसके बाद संपत्ति हुआ करती थी, तो गौ को संपत्ति से इंगित किया गया है, तो इन सबसे परिचित थे। तो ये वैदिक संस्कृति का पार्ट 3 है। इसका पार्ट 4 भी आएगा क्योंकि थोड़ा सा रह रहा है। तो पार्ट 1, 2, 3 3 पार्ट इसके आ चुके हैं वैदिक संस्कृति के। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो देखें, और जो नए व्यूअर्स हैं वो उनको पसंद आता है, या जो व्यूअर्स हैं उनको पसंद आता है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल। ऐसी आने वाली अपकमिंग वीडियोस जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल हैं, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल, लाइक कीजिए। थैंक यू।